हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। रजो चक्र इसी को कहेंगे, आर्तव चक्र इसी को कहेंगे, मासिक धर्म भी इसी को कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय में प्यूबर्टी की एज अर्थात 11 से 13 वर्ष की एज से लेकर 40 से 50 वर्ष तक की, 40 से 50, 45 से 50 वर्ष तक की एज तक, है ना, उसके गर्भाशय से रक्त और रक्त के साथ गर्भाशय की आंतरिक दीवार और कुछ म्यूकस मिलकर एक द्रव के रूप में वेजाइनल या योनि मार्ग से बाहर आता है प्रत्येक 28 दिन के अंतराल में। तो यह कहलाता है मेंस्ट्रुएशन या फिर रजोधर्म कहलाता है ना। मेंस्ट्रुएशन या रजोधर्म कहलाता है ठीक है। और चूँकि ये प्रत्येक 28 दिन के अंतराल में होता है ना। पहला स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट 28 डेज़ हुआ, फिर से 28 डेज़ के बाद में ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है, ये प्रक्रिया फिर चालू हो जाती है, ये मेंस्ट्रुएशन। इसीलिए इसको एक 28 दिन के अंतराल में इसकी आवृत्ति होती रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है ना। तो ये कहाँ पर होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ में होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाता है। और ये देखिए उसका आरंभ होना को 11 से 13 वर्ष की उम्र में उसका दिखाई देना, पहली बार मेंस्ट्रुएशन का होना या मेंस्ट्रुएशन का होना क्या कहलाता है, रजोधर्म का होना रजोदर्शन कहलाता है। पहली बार होना क्या कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है। और जब 45 से 50, ये 11 से 13 वर्ष की उम्र में होता है, और 45 से 50 की उम्र में जब इसका बंद होना क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है या रजो निवृत्ति कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं जो है आपको याद होनी चाहिए कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में या प्यूबर्टी या यौनारंभ में रजोदर्शन का दिखाई देना, माने मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म का होना, या मासिक धर्म भी इसी को कहा जाता है, आम भाषा में इसको माहवारी भी कहा जाता है। तो उसका प्रारंभ होना क्या कहलाता है, रजोदर्शन कहलाता है। और बंद होना उसका क्या कहलाता है, 45 से 50 की एज में उसका बंद होना या समाप्त होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, ये 28 से 29 दिनों के अंतराल में पुनरावृत्ति लगातार, माने हर 28 डेज़ में या 29 डेज़ में रिपीट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो, इसमें देखिए ये डायग्राम देखकर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इसमें देखिए नीचे की ओर जो है वो गर्भाशय का स्थिति दिखा रहा है या यूटेरस की स्थिति दिखा रहा है, यहाँ पर जो है वो ओवरी की स्थिति दिखाया जा रहा है, और ऊपर की ओर जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की स्थिति दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो रजोधर्म को प्रभावित करती हैं और माने पूरे घटना चक्र को है वो संपन्न करती हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, यूटेरस में होने वाली जो चेंजेस हैं वो दिखाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए माने इस पूरे माहवारी में या पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत जो है यूटेरस में भी चेंजेस होते हैं, ओवरी में भी चेंजेस होते हैं, और मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार का गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है जो पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है, किसके लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के हार्मोन इसमें काम करेंगे, एक तो ओवरी से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ स्रावित होते हैं, ओवरी से स्रावित होते हैं, और ये पूरे प्रभावित करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले दो हार्मोन हैं जो इस साइकिल को पूरा प्रभावित करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल के डेवलप होने को प्रभावित करते हैं, माने प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल में चेंज होने के लिए प्रेरित करते हैं, और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जो है वो इस ग्राफियन फॉलिकल को फटने के लिए प्रेरित करते हैं या ओव्यूलेशन के लिए। मुख्य कार्य आपको मालूम होना चाहिए। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को रिपेयर करने के लिए, यहाँ जो माहवारी में एंडोमेट्रियम की वॉल या गर्भाशय की आंतरिक दीवार टूट चुकी है उसको रिपेयर करने में, फिर से बनाने में एस्ट्रोजन का हाथ होता है, और प्रोजेस्टेरॉन का हाथ जो होता है वो, ये दोनों ओवरी से सीक्रेट हो रहे हैं, कैसे होंगे आगे बताएंगे। और ये प्रोजेस्टेरॉन का हाथ होता है इसके बेड को बनाए रखने के लिए, माने एंडोमेट्रियम की वॉल जो मोटी हो गई है उसको, देखिए दोनों हार्मोन यहाँ पर माने वो में रहते हैं, रिलीज़ होते रहते हैं। तो इसके बेड जो बन चुका है गर्भाशय में भ्रूण को रोपित होने के लिए, ये मोटा एंडोमेट्रियम का वॉल, उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो ये आगे किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल है वो हम देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मुख्य रूप से 3 फेजेज इसमें पाए जाते हैं।
पहली अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज़ या माहवारी की अवस्था। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है, ये पहले से महीने के पहले से लेकर 5वें दिन के बीच में स्त्री के गर्भाशय से वेजाइना के मार्ग से जो रक्तस्राव होता है वो अवस्था कहलाता है माहवारी या फिर मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। कौन सा फेज़ कहलाता है? मेंस्ट्रुअल फेज़ कहलाता है, जिसमें ब्लीडिंग होता है। उस समय पर ये 3 से 5 दिन तक होता है। प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय से वेजाइना के मार्ग से निकलता है, 3 से 5 दिन तक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय की दीवार जो है, क्यों होता है ब्लीडिंग? क्योंकि गर्भाशय की आंतरिक दीवार जो है वो टूटती है, उसके फलस्वरूप उसमें पाए जाने वाले ब्लड वेसल्स भी टूटते हैं और कुछ म्यूकस भी बाहर आता है। तो सारे मिलकर एक द्रव के रूप में वेजाइना मार्ग से बाहर आते हैं। तो टूटने का ब्लीडिंग होने का मुख्य कारण क्या है? माहवारी का कारण गर्भाशय के आंतरिक दीवार का टूटना है ना, और उसके फलस्वरूप। तो ये टूटने की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। और इसमें मुख्य रूप से कौन से हार्मोन का रोल होता है? यहाँ पर हार्मोन का रोल होता है कि ये हार्मोन्स की मात्रा जो है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी से स्रावित होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा या कम हो जाता है, तब जो होता है ये एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो कट कर झड़ने लगती है। तो पहले इस स्टेज में जब झड़ती है, इस समय एंडोमेट्रियम की वॉल झड़ती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। जब ब्लीडिंग होता है या फिर रक्तस्राव होता है या माहवारी की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये एक तरह से साइन भी होता है कि इसमें माहवारी चल रहा है, मतलब उसमें गर्भधारण की स्थिति नहीं है। यदि गर्भधारण की स्थिति है तो उसमें माहवारी नहीं होता है। वो आखिरी जब फेज़ ल्यूटियल फेज़ बताएंगे तब बताएंगे। तो यदि माहवारी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उसको गर्भधारण है या फिर प्रेगनेंसी है। लेकिन कभी कभी माहवारी का माने नहीं होना सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं दर्शाता है। कभी कभी ये क्या होता है, महिलाओं में स्ट्रेस होता है या डाइट उसको पुअर रहता है या फिर कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उनमें भी माहवारी जो है वो रुक जाता है। तो माने माहवारी का रुकना सिर्फ गर्भधारण का ही संकेत नहीं है, बल्कि क्या है, कभी कभी कमजोरी, स्ट्रेस और क्या फिर पुअर डाइट का भी संकेत देता है, माने उसके कारण भी माहवारी बंद हो जाता है। तो ये पहला फेज़ कौन सा हो गया? माहवारी या मेंस्ट्रुअल फेज़ हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ आता है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ होता है 5वें दिन से लेकर यहाँ पर 13वें दिन तक। ये फेज़ कौन सा है? 5वें से 13वें दिन तक ये फॉलिकुलर फेज़ है, यानी कि पुट्टिकीय अवस्था, माने पुट्टिकाओं का इसमें निर्माण होता है और विकास होता है। ये अवस्था को कहते हैं पुट्टिकीय प्रावस्था या फिर फॉलिकुलर फेज़ कहा जाता है। इस फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, फॉलिकल माने पीयूष ग्रंथि से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही जाहिर है, स्टिमुलेटिंग माने उद्दीपन, स्टिमुलेशन माने। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट या उद्दीपित करके एक प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में और सेकेंडरी को टर्शियरी में परिवर्तित होने में और टर्शियरी को मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करती हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जिसके कारण प्राइमरी फॉलिकल जो है वो किस में बदल जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है। तो ये अवस्था में कौन सा हार्मोन ज़्यादा एक्टिव है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिव है, जिसके कारण फॉलिकल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। और फॉलिकल्स बनते हैं तो प्रत्येक माने इन फॉलिकल्स के अंदर से हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो कहलाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का देखिए फॉलिकुलर स्टेज में थोड़ा सा लेवल ऊपर है। यहाँ पर क्या है, प्रोजेस्टेरॉन नीचे है और ये एस्ट्रोजन जो है वो ऊपर है। तो यहाँ फॉलिकल्स के द्वारा पहले मस्तिष्क से स्रावित होता है कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं और फॉलिकल्स के अंदर से स्रावित होता है कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। फॉलिकल के अंदर से कौन सा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसको बनाता है? एंडोमेट्रियम की फॉलिकल को डेवलप करने के साथ साथ देखो एंडोमेट्रियम या आंतरिक दीवार की मोटाई बढ़ रही है। इसको प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोमेट्रियम या गर्भाशय की आंतरिक दीवार की कोशिकाएं इस एस्ट्रोजन हार्मोन के फलस्वरूप क्या होती हैं? विभाजित होने लगती हैं माइटोसिस के द्वारा और इनकी मोटाई बढ़ने लगती है। यहाँ पर देखिए ये दीवार धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार की मोटाई धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। और एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित हुआ? फॉलिकल्स से। और ये फॉलिकल्स कैसे डेवलप हुए? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से। तो इस तरह से ओवरी और गर्भाशय में माने ओवरी और यूटेरस दोनों में माने
समानांतर परिवर्तन होते हैं, इधर भी परिवर्तन होता है और इधर भी, इधर से फॉलिकल का विकास होगा और दूसरी तरफ एंडोमेट्रियम की वॉल मोटी होती जाएगी। और किसके कारण? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल्स को डेवलप करेंगे और फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को मोटा करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 14th डे में नेक्स्ट स्टेज होता है ओव्यूलेशन फेज। 14वें दिन में यहाँ पर देखिए ओव्यूलेशन फेज, यहाँ पर इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मस्तिष्क से स्रावित हो रहा है उसका और साथ ही साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग दोनों का ही लेवल काफ़ी पीक में आ जाता है, बढ़ जाता है। तो इनके पीक में आने को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH सर्ज कहा जाता है। इसका पीक में आना या बढ़ना क्या कहलाता है? LH सर्ज कहा जाता है। और इसका बहुत पीक में आने के कारण ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो फट जाता है। और फटना को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि इस ग्रेफियन फॉलिकल के फटने के फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte या ओवम, आगे की ओर इससे ओवम का विकास हो सकता है। तो ये जो है फटकर बाहर आ जाता है गर्भाशय की कैविटी में, है ना। तो ये कहाँ ओव्यूलेशन फेज क्यों कहा जाता है या अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल काफ़ी उच्च है, साथ ही साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी यहाँ पर उच्च है। तो दोनों इस स्टेज को कहा जाता है LH सर्ज। और इसी ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन माना जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। और इसी की वजह से ग्रेफियन फॉलिकल फटता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आता है और इससे ओवम का निर्माण होता है। तो इस अंडे का यदि बाहर निकल आया तो इसका भविष्य क्या होगा? यदि इसको स्पर्म प्राप्त होगा, है ना, इसको स्पर्म मिलता है तो स्पर्म मिलने के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट का निर्माण होगा तो क्या होगा कि जाइगोट का निर्माण होगा तो भ्रूण भी बनेगा। तो भ्रूण को रोपित होने के लिए क्या चाहिए? एंडोमेट्रियम की वॉल को मोटा चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए जब अंडा बाहर निकल आता है तो बाहर निकले हुए जो फॉलिकल, खाली फॉलिकल हैं, उनके अंदर में किसका निर्माण हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। हम जब ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं तब इसका डिटेल पढ़ाए हैं, तो आप देख लीजिए कि इसमें किसका निर्माण हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो किसको स्राव करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। कार्पस ल्यूटियम का सिक्रीशन किसके द्वारा, किसका सिक्रीशन करते हैं? ये देखिए, ये पिंक कलर का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करते हैं कि इसकी दीवार को, यहाँ से तो रिपेयर हो रहा है, मोटाई बढ़ रहा है, यहाँ पर दोनों हार्मोन का लेवल काफ़ी उच्च है। देखिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो इसकी मोटाई बढ़ाता चला जा रहा है वो तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है जो यहाँ पर गर्भाशय की दीवार को मेंटेन करके बना के रखता है और यूटेराइन बेड बनाता है। यूटेराइन बेड मतलब उसके लिए भ्रूण को लगने के लिए एक मोटा स्पॉन्जी लेयर बनाता है ताकि भ्रूण उसमें रोपित हो सके। तो भ्रूण के रोपित होने के लिए या कंसीवनेस के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो यदि किसी महिला को कंसीव नहीं होता रहता है तो उसको कौन सा हार्मोन दिया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, या फिर उसको इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को एक तो गर्भधारण का हार्मोन भी कहा जाता है और साथ ही साथ एंटी एबॉर्शन, यदि किसी भी महिला में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है तो ये गर्भाशय की दीवार जो है वो मेंटेन होकर रह रही है, वो मेंटेन नहीं रहती है और अंडा जो है वो रोपित नहीं हो पाता है, भ्रूण रोपित नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, एबॉर्शन हो जाता है। तो इसलिए इसको एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, और गर्भधारण हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि कंसीवनेस के लिए जिम्मेदार होता है। जब तक भ्रूण को रोपित होने के लिए ये गर्भाशय की दीवार मोटी स्पॉन्जी नहीं होगी और सेंसिटिव नहीं होगी तब तक एम्ब्रियो जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जाइगोट ओवम और इसके जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा और इससे एम्ब्रियो का निर्माण होगा, वो एम्ब्रियो यहाँ पर आकर रोपित नहीं हो सकता। तो इस फेज़ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है। नेक्स्ट फेज़ क्या है? ल्यूटियल फेज़। ओव्यूलेशन फेज़ के बाद में अंडा जो है यदि स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा और यहाँ पर रोपित होगा और साथ ही साथ क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा और भ्रूण जो है वो रोपित हो जाएगा। तो ये ल्यूटियल फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है। यदि स्पर्म नहीं मिल रहा है, यदि अंडे को क्या होता है? स्पर्म नहीं मिल रहा है ओवम को, तो क्या होगा? ये ओवम या सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फेज़ में फिर से ये हार्मोन का लेवल डाउन हो रहा है,
फर्टिलाइजेशन होगा तब तो आगे की ओर माहवारी नहीं होगी, यहाँ पर भ्रूण रोपित हो जाएगा और अगला जो फेज़ है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल है वो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होगा, है ना। यदि गर्भाशय में भ्रूण रोपित हो जाएगा तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, बंद हो जाएगा। और जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक वो साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, जब तक गर्भकाल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो नहीं होता है। यदि अंडा निषेचित नहीं हो रहा है, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये अंडे का भविष्य क्या होगा, ये अंडा क्या होगा गर्भाशय, यहाँ पर फिर इन हार्मोन के लेवल डाउन होने की वजह से फिर क्या होगा, जैसे माहवारी में हुआ था, गर्भाशय की दीवार टूटी थी, मोटी जो वॉल बन गई थी भ्रूण के लिए, अब भ्रूण नहीं बन रहा है तो उसके लिए इसको मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा, एस्ट्रोजन भी डाउन होगा और गर्भाशय की दीवार फिर से टूटेगी और उसी के साथ साथ ये अंडा भी टूटकर सेकेंडरी oocyte भी टूटकर इसी माहवारी के साथ में बाहर हो जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में मुख्य रूप से हम क्या देखें, 3 फेजेस देखें, 4 फेजेस देखें। मेंस्ट्रुएशन फेज़ 1 से 5 दिन तक होता है, 5वें से 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज़ होता है, 14th डे में ओव्यूलेशन होता है और 14 से लेकर 28 या 29 डेज तक क्या होता है, ये 28 से 29 डेज तक ये ल्यूटियल फेज़ होता है। तो इसमें आपको सिर्फ ये हार्मोन का लेवल देखना है, यूटेरस और ओवरी दोनों में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को देखना है और इन चेंजेस का कारण क्या है, हार्मोन्स हैं। और मेन जो है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं, ल्यूटनाइजिंग जो कि ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ये हार्मोन के कार्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि आर्तव चक्र में स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं जो आर्तव चक्र को प्रभावित करते हैं, उनका कार्य क्या है ना। या ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन भी पूछ देते हैं। तो 2 प्रकार के स्रावित हुए, कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, इसको बनाकर मेंटेन रखने के लिए और भ्रूण को रोपित होने के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो गया आर्तव चक्र। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। अब स्पर्म और ओवम का निर्माण हो गया, स्पर्म और ओवम का निर्माण हो गया। ओवम के भ्रूण को लगने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल भ्रूण किस तरह से लगता है, एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है, पढ़ ले। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो स्पर्म और ओवम आ चुके हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है।